हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं अपने फोर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लिए थे F बराबर ma पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, चूँकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा और चीज़ों को समझा भी है। अब जो हमारा कारवा है फोर्स के अंदर वो बढ़ चुका है आगे और हम पहुंच चुके हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। ये नियम मोशन को ही अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए बना है और हम ये भी जानते हैं कि एक्चुअल में मोशन का जो कॉज होता है वो होता है फोर्स। तो हर नियम मोशन और मोशन से संबंधित है, फोर्स उस फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीसरे नियम को। लेकिन हर नियम, जैसा कि इससे पहले आप देखे होंगे न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, लेकिन आप इन तीनों नियमों को जब आप ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो आपको ये नजर आएगा कि एक्चुअल में तीनों के तीनों नियम फोर्स पे ही आधारित है। भाई बोला गया है मोशन के बारे में कि बोला गया है न्यूटन ने तीसरा नियम दिया है किसका, मोशन का, लेकिन बात किसकी की जा रही है इसके अंदर, फोर्स की। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भैया फोर्स है तभी जाके क्या है, मोशन है। आई बात समझ में? तो तीनों के तीनों नियम एक्चुअल में फोर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला नियम आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है भाई? तो फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स के क्वालिटी के बारे में कि भैया अगर एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स की क्या क्वालिटी होगी। और यहाँ पे एक्चुअल में फर्स्ट लॉ और भी बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करता है। जैसे ये बताता है कि अगर मान लो एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो भी उस बॉडी के अंदर या उस बॉडी के नेचुरल स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। पहली बात, यानी यहाँ पे फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। इक्विलिब्रियम पढ़ा है। इक्विलिब्रियम मतलब कि भैया नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, है ना। तो अगर हमारा जो नेट फोर्स है एक्स डायरेक्शन में भी 0 हो और वाई डायरेक्शन में भी 0 हो तो वो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। या डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, 0, तो उस कंडीशन में बॉडी किस स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। और ये इक्विलिब्रियम एक्चुअल में बॉडी के नेचुरल स्टेट को डिफाइन कर रहा होगा। किस स्टेट को डिफाइन कर रहा होगा, नेचुरल स्टेट को डिफाइन करता है। जो मैंने बातें बोली हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा होता है, या मैं मोटी मोटा बोलूँ या अंदर जाके समझूँ तो एक्चुअल में नेचुरल स्टेट को डिफाइन कर रहा है। यानी एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई है, एक्सटर्नल फोर्स तुमने लगाया है लेकिन वो टोटल एक्सीलरेशन फोर्स क्या, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस दौरान बॉडी जिस स्टेट में पहले थी उसी स्टेट में बनी रहेगी। और जिस स्टेट में थी पहले और उसी स्टेट में बनी रहने का मतलब वो नेचुरल स्टेट में थी और नेचुरल स्टेट में रहेगी। नेचुरल स्टेट क्या क्या हो सकता है आपका सर? एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। यानी एक बॉडी अगर मोशन में है और उसके ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में भी वो किस में रहेगी, मोशन में ही रहेगी। और अगर एक बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो भी वो किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। और इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बॉडी के नेचुरल स्टेट को डिफाइन करते हैं और यहाँ से हमको फोर्स की क्वालिटी का पता चलता है कि भैया फोर्स कैसा है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल। क्लियर है? यस और नो? बिल्कुल। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पास पहुंच जाइए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जाइए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देखा कि भैया फोर्स कितना है, यानी फोर्स की क्वांटिटी बताया जाता है ना। फोर्स की क्या पता चलती है सेकेंड वाले से, फोर्स की क्वांटिटी, यानी फोर्स कितना है। यहाँ से सिंपल यही पता चलता है कि फोर्स कितना है।
एक बॉडी के नेचुरल स्टेट में अगर हमको चेंज लेके आना, यहाँ पे तो ये बताएगा कि अब भैया इतना फोर्स लगाओगे तो भी बॉडी के नेचुरल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो सेकेंड ने ये बता दिया कि अगर हम कितना लगा दें तो बॉडी के नेचुरल स्टेट में चेंज आ जाएगा, या कितना लगा देंगे तो बॉडी अभी भी उसी स्टेट में रहेगी। तो वो कितने का जो आंसर है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है हमको। कहाँ से निकल के आता है तो हम लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है कि नहीं है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वहाँ से हम क्या निकाल के लेके आ जाएंगे? फोर्स। और फिर हम लोगों ने देखा था कि यहीं से क्या निकल के आया था हमारा F बराबर m इंटू ए। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, तो ये वाला है। एक्चुअल में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये है चेंज इन मोमेंटम। आया समझ में? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। आया समझ में? और यहाँ से डिराइव हुआ था F बराबर m में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है? ये वाला है। क्या बातें समझ में आ गई? तो फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स की क्वालिटी, जबकि हमारा सेकेंड लॉ फोर्स की क्वांटिटी को बता रहा होता है कि फोर्स कितना है। ठीक है ना? यानी एक बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है या कहीं भी, अगर एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स कितना है वो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है, जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्वालिटी को बताता है। अब क्वेश्चन आता है सर कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताएगा, है कि नहीं है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पहले जानते कैसे है, किस नाम से है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट लॉ को हम लोग किस नाम से जानते थे? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया इस नाम से जानते थे। सेकेंड लॉ को चेंज इन मोमेंटम वाले के नाम से जानते थे, है ना? तो चेंज इन मोमेंटम के नाम से आप सेकेंड लॉ को जानते हो, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हो। ऐसे ही थर्ड लॉ को किस नाम से जानते हैं? तो एक्चुअल में इसे किस नाम से जानते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। यानी ये न्यूटन का थर्ड लॉ, हेडिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। ये है कौन सा? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। अब ये एक्शन रिएक्शन लॉ क्या होता है भाई, इसको बहुत जरूरी है जानना। एक्चुअल में न्यूटन का ये जो तीसरा नियम है वो क्या बताता है? वो बताता है नेचर ऑफ फोर्स। क्या चीज? नेचर ऑफ फोर्स। भैया न्यूटन का जो तीसरा नियम है, पहली बात तो इसको एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। प्रतिक्रिया नियम और नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम फोर्स के किस चीज के बारे में बताता है? तो एक्चुअल में ये क्या बताता है? नेचर ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स लग रहा है एक बॉडी के ऊपर वो कैसा है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना? पहली बात। दूसरी बात यहाँ से देखोगे तो ये बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये जो बात बोली जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी बात ध्यान दीजिएगा। पहला चीज नेचर ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है कौन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है कि फोर्स हमेशा कैसे आता है? सर हमेशा जोड़े में आता है, पेयर में आता है, कभी भी फोर्स अकेले लगता ही नहीं है। मतलब भी आ जाएगा सर। तो दो चीज़ें पहले क्लियर हुई, नेचर ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। सर अभी दोनों कहाँ, आपने केवल लिखा है, समझाया बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको इसका डेफिनेशन लिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी? तो ये होगी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बोला जाता है डेफिनेशन के रूप में। एक छोटा सा डेफिनेशन है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कोई भी आप क्रिया कर रहे हो, कोई भी क्या कर रहे हो? क्रिया कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उस क्रिया की 100% क्या मिलने वाली है? प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन से संबंध क्या है? एक्शन और रिएक्शन से संबंध है फोर्स का।
फोर्स का, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो 100% उसका अपोजिट फोर्स भी लगना तय है। सर फील नहीं आया जो आप समझा रहे हो, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। इस नियम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ध्यान से सुनना है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, सीधा अर्थ है। अगर आप किसी को खींच के तमाचा मारते हो गाल पे, तो आपके हाथ से उसके गाल पे चोट लगता है, हाँ, क्योंकि आपने फोर्स लगाया तो उसके गाल पे चोट लगा। लेकिन आप मारते हो तो क्या आपके हाथ पे चोट नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। तो क्या हुआ, आपने जितना फोर्स उसके गाल पे लगाया उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगाया। किसने? उस गाल ने। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्शन कर रहा हूं, यानी किसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो वो बॉडी भी मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। यही कहा जा रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ में। और यही कारण है कि बोला जा रहा है कि भैया हमेशा जो फोर्स होगा वो पेयर में होगा, क्योंकि अगर आपने किसी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो तो आपने लगाया, फिर वो भी आपके ऊपर लगाएगा। इसका मतलब दो फोर्सेस हो गई ना। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने ऐसे मारा तो मारने से क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया अपने हाथों से इस बोर्ड पे। तो जब मैंने इस बोर्ड पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या इस बोर्ड ने मेरे हाथ पे फोर्स अप्लाई नहीं किया? क्या मेरे हाथ को चोट नहीं लगा ना? तो एक फोर्स तो मैंने लगाया, ये एक्शन हो गया, और इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, इस बोर्ड ने मेरे हाथ पे लगाया। इसका मतलब है यार एक बहुत नई बात आपको सीखने के लिए मिल रही है कि भैया अगर एक फोर्स लगेगा तो 100% एक दूसरा फोर्स इसको रिएक्ट करने के लिए आएगा। यानी फोर्स अकेले आ रहा है नहीं, बस हमको लग रहा है ना कि मैंने केवल लगाया, लेकिन जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये भी मेरे ऊपर लगाएगा। यानी कितनी फोर्सेस आ रही हैं? दो। एक तो मैं लगा रहा हूं और दूसरा जिस पे लगा रहा हूं वो मुझ पे लगा रहा है। तो यानी ये क्या कर रहा है, ये पेयर में आ रहा है। यानी हमेशा फोर्स अकेले हो ही नहीं सकता, फोर्स कभी भी अकेले नहीं हो सकता। अब कोई भी ऐसा फोर्स जो अकेले हो गया भैया, उसी फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स बोलेंगे। ये बहुत बड़ी कहानी है, याद रखेंगे आप। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक ऐसा मजाक जिसमें हंसी ना हो। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। मैंने ये बोला कि अगर एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, बड़े अच्छे से फील कर लो, तो वो बॉडी भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। मैं कह रहा हूँ इस नियम को हटा दो, तुम खुद प्रैक्टिकली देखो। मैंने बोला ना कि आप जब किसी को मारते हैं तो मारते वक्त आप उसको मारते, मानता हूँ मैं, तो आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उतनी ही उसकी बॉडी भी आपके ऊपर अप्लाई कर रही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर, वो तो मार ही नहीं रहा है। नहीं, जब आप उसके सरफेस पे हाथ ऐसे रखोगे तो उसका सरफेस अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो सरफेस आपके हाथों पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हमेशा एक फोर्स लगाओगे तो हमेशा 100% जिस पे लगाओगे वो बॉडी भी उस आपके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर है? तो हमेशा पेयर में फोर्सेस लगती हैं। क्लियर है? जिस भी फोर्स का पेयर नहीं बन सकता वो फोर्स कैसी फोर्स कहलाएगी, स्यूडो फोर्स। यानी तब वो फोर्स है ही नहीं। हमने बोला कि नहीं भाई मैंने इसके ऊपर मारा, अब ये हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर पा रही, तो इसका मतलब ये मैंने जो बात की है वो गलत है। तब यहाँ पे जो फोर्स आया वो कैसा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। कैसा फोर्स है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स के पास पेयर नहीं बनता, हमेशा याद रखेंगे। अच्छा एक बार और समझा दे रहा है पूरा। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब सिंपल है कि मैं अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी। मैं जितना लगाऊंगा उतना ही वो लगाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने इधर लगाया है यानी इस डायरेक्शन में, तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगी, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई मैं इसको इधर की ओर मार रहा हूँ यानी ये डायरेक्शन है अंदर की ओर, तो वो जब मुझे मारेगी तो किधर की ओर मारेगी, इधर की ओर। सर वो मार नहीं रही है, नहीं मार रही है, लेकिन फिर भी आपको फील हो रहा है ना। यानी आप जैसे इसको हटा के अगर मान लीजिए इसके नीचे दीवार है, दीवार के नीचे मारिए तो मारने के बाद आपके हाथ पे चोट लगता है कि नहीं लगता है। दीवार को चोट लगा वो बात अलग है, आपके हाथ को भी तो चोट लगा। क्यों चोट लगा, क्योंकि दीवार ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया। अब आप और फील करिएगा कि आप जितना तेज मारेंगे उतना तेज आपको चोट लगेगा, यानी जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स आपको फील होगा। तो क्या नजर आ रहा है, पहली बात तो जितना मैं मार रहा हूँ उतना ही मुझे मिल रहा है, इसका मतलब इक्वल है, हाँ या ना। यानी जितना मैं फोर्स किसी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही फोर्स वो मुझे फील करा रहा है, इसका मतलब इक्वल फोर्स है, जितना मैं दूंगा उतना ही वो देगा। और दूसरी बात अपोजिट है, मैं अंदर की ओर मार रहा हूँ तो वो मुझे बाहर की ओर फोर्स दे रहा है।
हाँ या ना? तो मैं जिधर मारूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैं जिधर एक्शन करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन होगा। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ से ये समझ में आ गया कि फोर्स हमेशा किस में आएगा? पेयर में आएगा। फोर्स किस में आएगा? पेयर में, जोड़े में। कैसे? एक तो मैंने लगाया और दूसरा जिस पे लगाया उसने मेरे ऊपर लगाया, तो पेयर बन गया कि नहीं बन गया? दो फोर्सेस आ गए कि नहीं आ गए? मैंने एक ही फोर्स लगाई, मैंने बस लगाया, लेकिन उस बॉडी के ऊपर जब लगाया तो बॉडी ने मेरे ऊपर भी लगा दिया। तो एक मेरा फोर्स और एक बॉडी द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया फोर्स, ये दो फोर्सेस मिल गई और दो फोर्सेस मिल गए, इसका मतलब फोर्स किस में चला गया? पेयर में। तो कभी भी अकेले कोई फोर्स नहीं आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा फोर्स है जो अकेले नहीं है, सॉरी पेयर में नहीं है, अकेले आ रहा है, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स आपस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हायर क्लासेस के अंदर समझाया जाएगा। फिलहाल में बस आप याद रखेंगे कि स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके पास पेयर नहीं होता है, यानी वो जोड़े में नहीं होता है। ठीक है, इसको झूठा फोर्स कहते हैं। कैसा फोर्स है ये? झूठा फोर्स। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल। अब इस फोर्स के नेचर की बात करोगे, यानी एक्शन रिएक्शन की बात करोगे, तो भैया इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। कैसा मैग्नीट्यूड होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन होगी। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देखिएगा, मैं पुनः बता दूं आपको कि भैया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक फोर्स लगाओगे तो सेम टू सेम उतना ही फोर्स आपको फील होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जितना लगाओगे उतना ही होगा और उसके अलावा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब दोनों फोर्स जो पेयर में आए हैं, इन दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड मतलब मान, अगर 10 न्यूटन का मैंने लगाया तो दूसरा बॉडी भी हमारे ऊपर कितने का फोर्स लगेगी? 10 न्यूटन का ही लगाएगी। लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? अपोजिट। मैं अगर पूरब में लगाऊंगा तो वो किधर लगाएगी? पश्चिम में। मैं अगर उत्तर में लगा रहा हूँ तो वो उत्तर वाली बॉडी वो किधर क्यों लगाएगी? दक्षिण में। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का मतलब फोर्स लगाना है, यानी फोर्स की बात कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी मैं किसी काम को करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो जिस बॉडी के ऊपर करूँगा वो बॉडी भी मेरे ऊपर रिएक्ट करने के लिए एक फोर्स लगाएगी। तो ये एक्शन रिएक्शन दैट मीन्स फोर्स है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बोला गया है कि नेचर ऑफ फोर्स बताती है कि भैया फोर्स का नेचर कैसा है। अब आपको फील आएगा, यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा है, यानी जो फोर्स है वो कैसा है, एक्शन वाला है कि रिएक्शन वाला है। इस नेचर को डिफाइन करता है न्यूटन थर्ड लॉ कि एक्शन वाली फोर्स है कि रिएक्शन वाली। मतलब आपने इसके ऊपर एक्शन किया तो रिएक्शन आया है, वो वाला फोर्स है, या आपने एक्शन किया है वो वाला फोर्स है। तो उसके नेचर को डिफाइन कर रहा है, एक्शन वाला है कि रिएक्शन वाला। फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है? पेयर में। पेयर मतलब जोड़े में। और हर एक्शन का हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, जिसका अर्थ आपको समझ में आ चुका है, अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में मैंने लिख दिया कि इसका अर्थ क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है, अलग से लिख लेंगे। क्लियर है? अब थोड़ी सी और बातें हम आगे करते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ के अंदर। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिएक्शन लॉ क्यों बोला गया इसको, है ना? क्योंकि इसमें हो ही यही रहा है, एक्शन कर रहे हो उसका रिएक्शन हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। अब इसमें एक और बात बोली गई कि ये जो एक्शन और रिएक्शन जो होगा भाई, यानी तुम फोर्स लगाओगे बॉडी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है? तुम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, बॉडी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, वो एक्चुअल में एट अ सेम टाइम पे होना चाहिए। एट अ सेम टाइम पे मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि भैया ऐसा नहीं है कि तुमने किसी बॉडी को मारा, अब वो बॉडी के ऊपर मारा का मतलब यहाँ पे फोर्स लगाना है। मतलब तुमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो उसका जो रिएक्शन हुआ वो 2 दिन बाद हुआ। मतलब नहीं समझे सर? मतलब मैंने इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो मुझे तुरंत चोट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो कि तुमने इसके ऊपर मारा, अब बॉडी 2 दिन बाद तुम्हारे हाथ के ऊपर वो फोर्स जनरेट कर रही है। यानी आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के एक्शन किया तो उसका जो रिएक्शन है कुछ दिन बाद हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा एक्शन और रिएक्शन सेम टाइम पे होना चाहिए। कितने टाइम पे? सेम टाइम पे। जिस टाइम में तुमने एक्शन किया उतने ही टाइम में रिएक्शन होना चाहिए। समझ पा रहे ना? यानी जो ही मारा, यानी जो ही मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी भी मेरे पास क्विक क्या करनी चाहिए, ये बॉडी भी मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई कर देनी चाहिए।
फिर से मैंने इसके ऊपर मारा तो क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो तुरंत इस बॉडी को भी मेरे हाथ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देना है सेम टाइम पे। जिस टाइम पे मैंने मारा उसी टाइम पे रिएक्शन हो जाना चाहिए, डिफरेंट टाइम में नहीं होना चाहिए। क्लियर है पहली बात? तो लिख सकता हूं एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन always happen at the same time। ये नहीं कि वो 2 दिन बाद हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात और समझो कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे होगी। मतलब क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन both happened on different bodies। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते और इसलिए एक्शन रिएक्शन लॉ को सही तरीके से एकदम नहीं 100% श्योर नहीं कर पाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कहा जा रहा है कि जो एक्शन रिएक्शन होगा वो सेम टाइम पे होगा, वो तो समझ में आ रहा है, हाँ भाई जो ही मारूंगा त्यों ही चोट लगेगी। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्शन रिएक्शन दोनों के दोनों डिफरेंट बॉडीज पे होने चाहिए। मतलब मैं जिस बॉडी के ऊपर एक्शन कर रहा हूँ उसी बॉडी पे रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन वाली बॉडी दूसरी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अलग हो गया, अभी देखिएगा कैसे ये सही हो रहा है। जैसे देखो यार, सिंपल एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। एक्शन मीन्स इट इज़ अ फोर्स, रिएक्शन इज आल्सो अ फोर्स, दोनों फोर्स है। अब ये फोर्स किसी और बॉडी पे लगनी चाहिए, ये फोर्स किसी और बॉडी पे लगनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही बॉडी पे लग रही है। जैसे बहुत लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न हो रहा है आज तक अपने जीवन काल में, जो हायर क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आए हैं, लोग जीवन बिता देते हैं और कन्फ्यूज़न में जीवन जीते हैं कि भैया मान लो एक एम मास की बॉडी है, इस एम मास की बॉडी पे नीचे की ओर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ऊपर की ओर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। अगर मान लेता हूँ एक सरफेस पे रखिए तो नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब लोगों का मत ये होता है कि भाई देखो ये बॉडी ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। इसका कारण क्या है कि नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो जितना नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऊपर, उतना ही ऊपर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो नॉर्मल और mg बराबर हैं, हाँ या ना, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तब इक्वल होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये नीचे की ओर है और ये कहाँ है, ऊपर की ओर, है कि नहीं। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, भाई पेयर बनाना चाहिए। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, हाँ या ना, दिख भी रहा है भी कि भैया दोनों दोनों बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। क्या बन गया ये, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब समझ में आ रहा है ना कि mg ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसीलिए कौन पैदा हो गया, नॉर्मल। समझ में आया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इस वाले टॉपिक के कारण। क्या लिखा गया है कि एक्शन एंड रिएक्शन, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। मैं यहाँ पे सिंपल इस टॉपिक को यहाँ पे काट के अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडीज के ऊपर नहीं अप्लाई होने चाहिए, डिफरेंट बॉडी के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे देखो तो नॉर्मल भी किस पे लगा हुआ है, इसी एम मास की बॉडी पे, और mg भी किस पे लगा हुआ है, इसी एम मास की बॉडी पे। क्या दोनों की बॉडी सेम है कि नहीं है, ऐसे दोनों फोर्सेस की बॉडी, दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। गलत है कि नहीं है, अभी कैसे, अभी देखना फील आएगा, समझना ध्यान से। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने क्या किया है भाई, फोर्स लगाया है अपने हाथों से। तो मैंने इधर की ओर फोर्स लगाया है, हाँ या ना। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स ऐसा है कि मैंने अपने हाथों से इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाया ऐसे, समझना है ध्यान से, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने ऐसे लगाया, तो ये रहा फोर्स की डायरेक्शन, ये जाके इस बॉडी पे लगी है। यानी जो मेरा एक्शन वाला है, एक्शन किस पे हुआ है, एक्शन हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, हाँ या ना, व्हाइट बोर्ड पे। अरे हाँ ना बोलो। मैंने मारा तो एक्शन किस पे हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे। अब रिएक्शन देखना किस पे हुआ है, रिएक्शन।
तो रिएक्शन क्या होगा, ये बॉडी के ऊपर मैं लगाया तो बॉडी फिर अगेन मेरे से क्या करेगी। अब देखना अगले, ये तो फर्स्ट केस हो गया, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ कि भैया ये एक्शन है, ये मेरे हाथ ने इधर किया है। रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन ये हुआ कि मेरा जो हाथ है, ऐसे मेरा हाथ है सपोज कर लो, इस हाथ के ऊपर व्हाइट बोर्ड ने क्या किया, फोर्स लगाया, हाँ या ना। तो यानी रिएक्शन इसका क्या हुआ, रिएक्शन कहाँ पे हुआ है, मेरे हाथ पे, यानी मेरे हैंड पे। क्या ये दोनों अलग अलग बॉडी है कि नहीं है, व्हाइट बोर्ड अलग है, हैंड अलग है, यस और नो, अरे हाँ ना बोलिए। व्हाइट बोर्ड अलग है और हैंड अलग है, क्लियर है। लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पे मार रहा हूं इसलिए मेरे हैंड पे लग रहा है। बॉडीज अलग अलग है कि नहीं है, व्हाइट बोर्ड अलग, हैंड अलग। क्या सेम बॉडीज पे लग रहा है, क्या केवल व्हाइट, अरे भाई सेम बॉडी कौन सी हो गई, व्हाइट बोर्ड अलग बॉडी है, हाथ मेरा अलग एक बॉडी है। मैं हाथ को मूव कर रहा हूँ, ये मूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। व्हाइट बोर्ड को मूव करा रहा हूँ, हाथ मेरा मूव हो रहा है क्या, ये वाला मेरा हाथ मूव हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग बॉडी है ना। लेकिन एक्शन रिएक्शन बन किस पे रहा है, एक्शन रिएक्शन किस पे बन रहा है, अलग अलग बॉडी पे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर वो नहीं होता है जो एक ही बॉडी पे होता है। हमेशा याद रखेंगे एक्शन रिएक्शन का पेयर हमेशा किस अलग अलग बॉडीज पे होनी चाहिए, सेम बॉडीज पे नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। आई बात समझ में। और समझिए मतलब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ। देखिए और भी बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी सेम नेचर। किस नेचर के होने चाहिए भैया, सेम नेचर के। सेम नेचर समझ पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम नेचर मतलब अगर मान लो एक बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दूसरी बॉडी भी रिएक्शन में क्या देगी, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स देगी। अगर एक बॉडी के ऊपर मैंने मतलब फिर से समझना, अगर एक बॉडी के ऊपर जब एक्शन किया जा रहा है तो नॉर्मल फोर्स किया जा रहा है, यानी एक्शन वाला जो फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल है, तो रिएक्शन वाला फोर्स भी क्या होगा, नॉर्मल। अगर टेंशन फोर्स है एक्शन वाला तो रिएक्शन भी क्या होगा, टेंशन। अगर एक्शन वाला मस्कुलर फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या होगा, मस्कुलर। सेम नेचर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्शन कराया तो रिएक्शन क्या मिला, टेंशन फोर्स, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सेम नेचर की होनी चाहिए, समझ पा रहे ना। नॉर्मल है तो नॉर्मल और ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशनल। क्लियर है। अब चले देखें, हाँ या ना। अब देखिएगा, देखिए मैं समझा रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट था, वो n इज इक्वल टू mg के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। ये ऑब्जेक्ट इस धरती पे नहीं, मतलब ऐसे समझ लो, हाँ ठीक है, इस सरफेस पे रखा है। तो जब ये सरफेस पे रखा है तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दबाएगा, हाँ या ना। भाई m मास है तो ये इस सरफेस को दबाना चाहेगा। मैंने इसको आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। जैसे ये मेरा हाथ है तो ये मेरा हाथ है तो यहीं मैं मार्कर रखूंगा। जैसे अभी तो फिलहाल में बहुत हल्का है मार्कर, मैं कुछ भारी चीज़ रखने का प्रयास करता हूँ। कोई भारी चीज़ है भाई, हाँ दे दीजिए, फटाक से दीजिएगा। गुड। देखिए ये मेरा हाथ है, ये भरा हुआ बॉटल है। जब मैं इस हाथ के ऊपर ये रखूंगा तो देखिए मेरा हाथ क्या हो गया, हल्का सा डाउन हो गया कि नहीं हो गया। चलो और थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ। ये मेरी पंजे हैं और इसके ऊपर मैं जब रखूंगा तो देखिए ये दब गया कि नहीं दब गया। जो ही मैंने बॉटल रखा, थोड़ा सा और आगे ला के दिखा रहा हूँ मैं, ये ऐसे है, जो ही मैंने ऐसे रखा देखिए हल्का सा दब गया कि नहीं दब गया, दब गया। यानी ये क्या कर रहा है, ये अपने मास के कारण इस पंजे के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी ये अपने मास के कारण इसको दबा रहा है। दबाने वाला फोर्स है, यस और नो। तो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये m मास का ऑब्जेक्ट, ये इस सरफेस पे क्या अप्लाई कर रहा है, दबाने वाला फोर्स। दबाने वाला फोर्स मतलब नॉर्मल अप्लाई कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है। फिर से देखना, फिर से ये देखो, ये दबा दिया कि नहीं दबा दिया, दबा दिया। अब ये बेचारा जब देख रहा है कि ये मुझे दबा रहा है नीचे की ओर, तो ये क्या करेगा, उसका रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, यही एक्शन रिएक्शन। अब ये क्या करेगा, ये मेरा हाथ अपने आप को दबाने से बचाने के लिए क्या करेगा, ये इस बॉटल के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो यानी ये जो सरफेस है,
ये सरफेस भी क्या करेगी इसके ऊपर, दबाने वाला फोर्स, यानी दबाने से बचने के लिए सेम नेचर का फोर्स देगी, हाँ या ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो हम केवल और केवल इसको नहीं लिखते हैं, हम केवल और केवल कौन सा लिख देते हैं, ये वाला। क्या इसके नीचे वाला लिखते हैं? मेरी बात समझिएगा, मैं पुनः फिर से बोल रहा हूँ। सर नहीं समझ में आया, अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आया, फिर से देखो। एक ऑब्जेक्ट है, ये पंजा है आपका, सपोज करिए ये पंजा था आपका, फिलहाल के लिए समझ लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट था, इसने इसको दबाया, तो दबाने का मतलब देख रहे हैं ना, शेप में चेंज आने का प्रयास हो रहा है मास के कारण, इसका मतलब क्या, फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एन, ये कौन सा फोर्स है, तो फोर्स है ये, कौन सा फोर्स है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स अप्लाइड बाई, सॉरी फोर्स अप्लाइड बाई ऑब्जेक्ट टू सरफेस, या डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ऑब्जेक्ट टू सरफेस, ठीक है ना, एफ ऑब्जेक्ट टू सरफेस। सेम जब ये फोर्स कौन, ये जो आपका बॉटल था, जब इस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो हमारा सरफेस भी क्या करेगा, इसके ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, वो भी अपने दबाने से बचने के लिए। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट, ऐसे यहाँ पे फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, और ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? और ये दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, और दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, सेम नेचर की भी है कि नहीं है, ये भी नॉर्मल है और ये भी क्या है, नॉर्मल है। क्लियर है? यस और नो? तो ये हमारा क्या हो गई, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई। और थोड़ा सा और समझिएगा, क्या दोनों अलग अलग बॉडीज है कि नहीं है, ये जो फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस, तो ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स किस पे लग रहा है, सरफेस पे, और यहाँ वाला फोर्स किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे। फिर से ये पंजा है, ये फिर मैंने रखा, तो पहले बॉटल ने किसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, पंजे के ऊपर, फिर पंजे ने अपने बचाने के लिए क्या किया है, इस बॉटल के ऊपर किया कि नहीं किया है। तो इसका एक्शन कहाँ पे हो रहा है, पंजे के ऊपर, रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, बॉटल के ऊपर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्शन कहाँ पे, पंजे के ऊपर। भैया बॉटल ने अपने मास से दबाया, तो किसको दबाया, पंजे को, तो एक्शन कहाँ पे हुआ, पंजे पे, लेकिन रिएक्शन इसका कहाँ हुआ, बॉटल पे। क्लियर है? तो दोनों की दोनों बॉडी अलग अलग है कि नहीं है, यहाँ पे फोर्स सरफेस पे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। क्लियर है? नेचर सेम है। ऐसे ही और समझो mg की भी कहानी, यानी ये मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर। आई थिंक आप लोगों ने ये पूरा का पूरा क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ। दूसरा, जब आप देखते हो तो एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है और आप कहते हो नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg, यानी ये फोर्स केवल और केवल नीचे की ओर mg की दिखाई दिया जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या जस्ट पढ़ा कि कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी फोर्स हो वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, पेयर में ही होता है। तो यानी हो ना हो कोई ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा होगा। अब हमको ये तो पता है कि नॉर्मल इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी इसका पेयर नॉर्मल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल भी किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे ही, और mg भी किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे भी। इसका नेचर दबाने वाला है, इसका नेचर खींचने वाला है, तो ये दोनों अलग अलग नेचर के है ना, तो ये इसका पेयर तो नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई और पेयर होगा। तो आज अभी उसको देखते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा, अब मान लीजिए हमने ये पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो तो जो धरती मैया होती है वो खींच लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम ये कहता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। ये जो mg है वो हम इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि धरती मैया खींच रही हैं इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि धरती मैया क्यों खींच पा रही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी तो धरती मैया को खींचेगा, क्योंकि धरती मैया के पास भी क्या है, मास है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है ही यही, क्या है कि भैया अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास भी मास है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करेंगे। समझ में आई बात? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कहाँ पे कौन सी बात करूँ भैया, देखना फिर से कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसको धरती मैया अगर नीचे की ओर खींचेंगी तो ये भी धरती मैया को, ध्यान देना, ये mg का मतलब क्या है, ये कैसा फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, यानी ये अर्थ के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, वो कितना है, mg। तो ऑब्जेक्ट भी उतने ही फोर्स के थ्रू कहाँ खींचेगा, ऊपर की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अरे हाँ ना बोलिए,
जितना फोर्स ये धरती में लगा के खींचेंगी उतना ही ये ऊपर की ओर इनको खींचेगा। क्लियर है? तो यानी ये ऊपर की ओर ये अर्थ पे लगाएगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा होगा भैया, ये ऑब्जेक्ट द्वारा लगाया जाएगा अर्थ पे, और वो भी कितने के बराबर होगा, mg के ही बराबर होगा। ठीक है? क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि इसने ज़्यादा लगा दिया तो इसने धरती मैया को ऊपर उठा लिया, ऐसा भी नहीं है। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? हाँ, अच्छा कैसे बराबर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कैसे, भैया जितना एक्शन होगा उतने रिएक्शन होगा। कहने का अर्थ ये है, शुरुआती बात तो ये समझते हैं कि भैया जितना एक्शन होगा यानी जितना धरती में खींचेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट ऊपर खींच के वहाँ पे बैठा हुआ है। समझ पा रहे हैं? यानी जितना फोर्स धरती मैया ने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया उतना ही ऑब्जेक्ट ने धरती मैया के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है? तो ये इसका एक्शन रिएक्शन पेयर ये होगा। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग ये फोर्सेस को क्यों नहीं दिखाते, हम केवल और केवल ये क्यों दिखाते हैं, ये नॉर्मल और ये यहाँ पे नीचे की ओर mg। तो एक्चुअल में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम उन्हीं फोर्सेस को लेते हैं जो केवल और केवल किस पे वर्क कर रही हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम उन फोर्सेस को नहीं लेते हैं जो ऑब्जेक्ट किसी और के ऊपर लगाता है। समझ में आई बात? तो हम वो फोर्सेस नहीं लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमको उन फोर्सेस को लेना ही नहीं होता, हम सिर्फ उन फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे होते हैं। उन्हीं का तो FBD बनाया जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बताया कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, यानी पॉइंट मास मान लो, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको उस पर डाल दो। कहीं पे ये नहीं दिखाना है आपको क्या कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा किसी के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। समझ में आई बात? यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के फोर्सेस लगा रहा है, हाँ या ना? एक तो सरफेस पे लगाता हुआ नजर आ रहा है, हाँ या ना? और दूसरा ये धरती मैया के ऊपर भी फोर्स लगाता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है? यस और नो? तो आई थिंक आपको एक्शन रिएक्शन पेयर वाला कहानी समझ में आ गया होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे बनता है, सेम टाइम पे बनता है, और हमेशा बनता है। फोर्स हमेशा अकेले नहीं रहता है। दिख रहा है ना? फोर्स अकेले रहेगा नहीं, क्योंकि अगर धरती मैया खींचेंगे तो ये भी धरती मैया को खींच सकता है, क्योंकि जिस नियम से धरती मैया ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं उसी नियम से ऑब्जेक्ट भी धरती मैया को खींचेगा। जिस कारण सरफेस इसको ऊपर की ओर ढकेल रहा है उसी कारण ये सरफेस को भी नीचे की ओर ढकेलेगा। क्लियर है? यस और नो? तो आई होप आपको न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन को समझ लिया होगा आप लोगों ने, है ना? अच्छा एक आध क्वेश्चन और करा दें, एक आध एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे अगर हम रस्सी पकड़ के ऊपर की ओर चढ़ते हैं ना, तो हम रस्सी को कहाँ खींचते हैं, नीचे की ओर। तो रस्सी हमको कहाँ खींचती है, सीधा मतलब है, आया ना? क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर बंधी होती है वो। तो आप खींचते हो रस्सी को, जितने बल के अनुसार आप नीचे खींचते हो उतना ही आप कहाँ जाते हो, ऊपर की ओर, हाँ या ना? फिर दूसरा, इस सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी चर्चा में लेके आएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। वहाँ पे हम एक बात और सीखते हैं। जैसे आप कभी कभी देखते हो ना, एक नाव से आप दूसरे नाव पे जाते हो। मतलब आप सपोज कर लीजिए तालाब में है, एक नाव है, इस नाव से आप कूद के उस नाव पे जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप जब जाते हो कूदते हो तो क्या करते हो, पहले वाली नाव पे आप धक्का देते हो, हाँ या ना? पहले वाले नाव पे क्या करोगे, धक्का दोगे। तो जब धक्का दोगे तो वो नाव आपको धक्का देगी, तब जाके आप क्या कर पाओगे, कूद पाओगे, है कि नहीं है? क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस नाव के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो नाव ने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तब जाके आप क्या कर पाए, कूद पाए। अगर आप बिना उसको धक्का दिए सोचो कूद जाओ तो कूद पाओगे? नहीं कूद पाओगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो आप कूद नहीं पाओगे। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट जाहिर होता है कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? फोर्स अकेले आएगी कभी नहीं। अगर अकेले आ गई तो कैसी फोर्स हो गई, स्यूडो फोर्स हो गई। कैसी फोर्स हो गई, स्यूडो फोर्स। क्लियर है? ऑलवेज पेयर में आएंगे फोर्स, और उसके अलावा क्या बात होगी, सेम नेचर के होंगे। ऐसा नहीं कि अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरी वाली यानी रिएक्शन वाली फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। क्लियर है? हमेशा जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों फोर्सेस का बराबर होगा, यानी जितना इधर धरती मैया ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट धरती मैया के ऊपर भी उतना ही लगाएगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी। यानी ये इधर जितना लगाएंगे उतना ही ये इधर लगेगा। ठीक है? डायरेक्शन बस अलग अलग। तो आई होप आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।